था कि फ्रेंड्स आज है आपका 4 जुलाई और 4 जुलाई को आपका एसएससी CHSL का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में 25 डिग्री के प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से लगभग आपके जितने भी प्रश्न हो सकते थे अभी तक वो सब मिल गए हैं। सभी के सभी प्रश्न आपका 100% रियल है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में प्रश्नों से रिलेटेड आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जहाँ से आपके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज के शुरू जो पहला प्रश्न हुआ है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो आपसे सिर्फ बृहदेश्वर मंदिर पूछा गया था, हमने यहाँ पर तंजौर लगा दिया है, जिससे आपको ये पता लग सके कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है आपका तंजौर में स्थित है। ठीक है, तो आपका किसने बनवाया था ये पूछा गया था, तो राजा राज प्रथम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ये चोल शासक था। इसके अलावा मंदिर के बारे में कुछ देखें प्रमुख तथ्य, तो ये मंदिर आपका तंजौर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछेगा किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपका शिव भगवान को समर्पित है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है और ये द्रविड़ वास्तुकला में है। ठीक है, दक्षिण भारत में जितनी मंदिरें बनती हैं वो आपके द्रविड़ वास्तुकला में ही बनती हैं। ठीक है, तो चोल राजा प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच। इसके अलावा ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है और इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है दक्षिण का मेरू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 ICC पुरुष T20 जो विश्व कप है आपका कहाँ हुआ था। अभी हाल ही में 29 जून को ये समाप्त हुआ है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, और अपना देश जो भारत है उसका विजेता बना है। तो ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन आपका वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, दोनों का संयुक्त मेजबानी के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप है हर 2 साल के बाद होता है और 2024 में इसका यह 9वां संस्करण था। ठीक है, 1 से 29 जून के बीच ये आपका हुआ है, और कहाँ हुआ है तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। इसके अलावा कहाँ हुआ है भाई, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में के द्वारा सह मेजबानी के द्वारा हुआ है। ठीक है, और ये दूसरी बार है जब आपका वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जा रहा था और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने वाला पहला ICC टूर्नामेंट था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चैंपियन कौन बना, तो चैंपियन बना था अपना देश भारत बना था। इसका दूसरा खिताब था, पहला खिताब 2007 में जब आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप का शुरुआत हुआ था, उस समय भारत विजेता बना था। ठीक है, रनअप की बात करते हैं तो रनअप आपका दक्षिण अफ्रीका रहा था। इसके अलावा श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था, तो मैन ऑफ द सीरीज मिला था आपका जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के ही खिलाड़ी थे। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक रन किसने बनाया था, तो अफगानिस्तान के थे रहमानुल्लाह गुरबाज, 281 बनाए थे। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो जो सर्वाधिक विकेट है वो दोस्तों आपका लिया था अफगानिस्तान का ही फजल हक फारूकी ने 17 विकेट, और भारत का जो अर्शदीप थे वो भी 17 विकेट के साथ बराबरी पर थे। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, तो 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल जो सुरंग है वो आपका किसे जोड़ती है, तो अटल सुरंग की बात करते हैं तो ये जो अटल सुरंग है ये दोस्तों आपका मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा इसकी किलोमीटर लंबाई की बात करेंगे तो 9.02 किलोमीटर है। ये सुरंग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका सतरिया होगा। ठीक है, ये सतरिया को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अभी वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, वो 8 में से कौन कौन है, तो एक आपका भरतनाट्यम है, इसके अलावा एक आपका कथकली जो कि केरल का है, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, कथक की बात करते हैं तो उत्तर भारत का है, मोनियट्टम आपका केरल का है, और मणिपुरी आपका मणिपुर का है, और ओडिसी आपका उड़ीसा का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर आपका नो होगा। ठीक है, क्योंकि जो छऊ नृत्य को भी आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, छऊ नृत्य की बात करते हैं तो 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो पुलिया छऊ के नाम से, झारखंड में बात करेंगे तो सरायकेला छऊ के नाम से मनाया जाता है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में तो मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 2007 में 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान भी सार्क का नया सदस्य बन गया था। सार्क का मुख्यालय की बात करते हैं तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसके अलावा सार्क में 8 सदस्यीय राज्य हैं। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, अपना देश भारत भी है, मालदीव भी है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका भी शामिल है। वर्तमान में सार्क में 9 पर्यवेक्षक भी हैं। 9 पर्यवेक्षक कौन कौन से हैं भाई? तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ है, ईरान है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, मॉरिशस है, म्यांमार है और आपका यूएसए भी है। सार्क जो है, सार्क में विश्व का 3% क्षेत्र है, विश्व की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% आपका ये शामिल है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, शायद आपसे पूछ ही दिया जाए कि सार्क में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या शामिल है, तो 21% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो आपसे कब नहीं आया था, आपसे पूछा था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो उत्तराखंड के चमोली जिले में है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कब स्थापित किया गया था तो 1984 में स्थापित किया गया था, ठीक है। पार्क 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, ठीक है। इसे 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी है, राजाजी है, फूलों की घाटी है, गंगोत्री है, ठीक है, और आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। तो कार्नेटिक म्यूजिक में आपका टेम्पो का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा द स्पीड ऑफ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। टेम्पो किसी दिए गए संगीत के टुकड़े की गति है। इसे आमतौर पर 1 मिनट में होने वाली धड़कनों की संख्या से मापा जाता है, जिसे धड़कन प्रति मीटर बीपीएम के रूप में माना जाता है। कुछ अधिक लोकप्रिय टेम्पो में धीमे से सबसे तेज तक ग्रेव, लेंटो, लार्गो, एडेगियो, इंडांटो, मोडेटो, एलग्रेटो, एलग्रो, विवेस, प्रेस्टो और प्रेस्टिसिमो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है यानी कि आरआरबीज, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था, जिन्हें अब तक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही थी। कार्य की बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक के समान ही है और आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को होती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अधिनियम की बात करेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 का हॉकी विश्व कप जो पुरुष वाला हुआ था वो आपका भारत के किन 2 स्टेडियम में हुआ था? उन 2 स्टेडियम का नाम आपसे पूछा गया था। तो 2 स्टेडियम था, एक था कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है और एक था आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि आपका राउरकेला में है। इन्हीं 2 स्टेडियम में आपका हुआ था, ठीक है। तो यही पूछा गया था कहाँ पर हुआ था, ठीक है, तो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। कब से कब तक हुआ? 13 से 29 जनवरी 2023 तक हुआ, ठीक है। चैंपियंस कौन रहा? तो चैंपियंस आपका जर्मनी रहा, जिसका तीसरा खिताब था। द्वितीय विजेता यानी कि रनअप की बात करेंगे तो बेल्जियम आपका रनअप बना था। और संस्करण की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 15वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दशहरा इन विच मंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो हमने फर्स्ट डे के ही पीडीएफ में और वीडियो में हमने आपको सारे जो हिंदू जो त्यौहार हैं उनके हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब बनाए जाते हैं उसका जिक्र किया था और उसमें शामिल है, जाकर देखिएगा। उसमें दशहरा भी है, आपसे जब पूछा गया था दिवाली के बारे में तब दशहरा के बारे में ही बताए थे, ठीक है। तो दशहरा की बात करते हैं तो अश्विनी माह मनाया जाता है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर में बढ़ता है। दशहरा की बात करते हैं तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विनी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जिसमें पूर्णिमा दिखाई देती है। इस घटना को उज्ज्वल पखवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे दिवाली पूछा जाता तो दिवाली की बात करते हैं तो ये कौन से माह में? ये आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है होली कौन से माह मनाया जाता है? तो फाल्गुन माह मनाया जाता है, फाल्गुन माह में। ये जो फाल्गुन माह है हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका अंतिम महीना है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है रामनवमी की बात करते हैं ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत माह में मनाया जाता है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो सावन में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये सभी आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान का 100वां जो संशोधन है वो आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है। वर्ष पूछा गया था, ना कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो वर्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर तो 2015 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता किससे संबंधित है तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा से समझौता से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा 100वां संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता 1974 की पुष्टि की थी। समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने भारत के कब्जे से
111 स्केप पर कब्जा कर लिया। भारत को कुछ बिहार में बांग्लादेश से 51 स्केप प्राप्त हुए थे। कुछ क्षेत्रों के बदले बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का भी उक्त समझौता किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछे 101वां संशोधन कब हुआ, तो 101वां हुआ था 2016 में। किससे संबंधित है, तो GST से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे 102वां, तो 102वां की बात करते हैं तो ये 2018 में हुआ। किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछे 103वां किससे संबंधित है, कब हुआ, तो 103वां हुआ 2019 में। और ये किससे संबंधित है, तो आपका 10% आरक्षण दिया गया था EWS को, ठीक है, उससे संबंधित है। और पूछा गया कि अगर पूछा जाएगा 104वां किससे संबंधित है, तो ये आपका 2020 में हुआ था। ठीक है, और किससे संबंधित है भाई, तो लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा पर 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया था। और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई थी। 105वां की बात करेंगे तो 105वां की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 2021 में हुआ है। ये किससे संबंधित है, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति बहाल की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि 106वां की बात करते हैं तो ये भी 2023 में हुआ, अभी हाल ही में। और ये महिला आरक्षण विधेयक है जो कि लोकसभा राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो कि आरक्षित करता है, जिनमें SC और ST के लिए सीटें आरक्षित सीटें भी शामिल है। ठीक है, तो ये सभी संशोधन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोहन सिंह नहीं, यहाँ पर आपका होगा स्वर्ण सिंह। ठीक है, पूछा गया आपसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। जैसा कि हमने पिछले 10 दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब से आपका SSC फेज़ 12 का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। फेज़ 12 में भी किए, CP में भी किए और SSL में भी किए, और ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में बना। तो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था। ठीक है, बाकी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मौलिक कर्तव्य बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए 8 किया गया था और इंदिरा गांधी ने 10 को जोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परख का पूर्ण रूप क्या है। परख का पूर्ण रूप नहीं पूछा गया था, परख में R का मतलब आपसे पूछा गया था। तो R का मतलब आपका रिव्यू होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। R का पूछा गया है, कल K का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परख का तात्पर्य समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण है। इसकी स्थापना देश की शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए मानक निर्धारण, मानदंड निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में किया गया था। परख नीति निर्माण की प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड और आकलन कौशल निर्धारित करने में केंद्रित है। इसके अलावा राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण और राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण का मार्गदर्शन करने के साथ साथ शिक्षण परिणाम की निगरानी करना परख का अन्य उद्देश्य भी है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 में NEP के एक भाग के रूप में परख की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। इसका उद्देश्य आलोचनात्मक रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, उद्योग संबंधी शिक्षा प्रदान करना है, समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार भी करना है। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला लगातार। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है थोड़ा सा चेंज आया हो, आपसे प्रकाश सिंह बादल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि अभी हाल ही में पंजाब के पश्चिमी लगातार तो नहीं कह सकते, 5 कार्यकाल समाप्त करने के बाद अब 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हुआ था, तो पंजाब के प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ था अभी 2023 में अप्रैल में 25 अप्रैल को। ठीक है, यह 1970 से 1971 तक पंजाब के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1977 से 80 तक, फिर 87 से 2002 तक, 2007 से 2017 तक, आज तक पंजाब के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बाकी ज्योति बसु के बारे में भी याद रखिएगा। ये ज्योति जो बसु हैं लगातार 5 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला CM कौन है भारत में, अभी तक की बात करेंगे तो पवन कुमार चामलिंग हैं जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर आपके नवीन पटनायक जी हैं जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय विच रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल और सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,